नमस्कार बच्चों, तरुण शर्मा यार बेटा क्लास 12 बायोलॉजी का एक और टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, दैट इज इन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। लास्ट लेक्चर में बेटे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका था। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू हमने स्पर्म बना लिए थे, oogenesis के थ्रू हमने एग बना लिए थे। आज हम बात करेंगे उससे आगे की, कि आगे नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो रिप्रोडक्शन में होगा वो क्या होगा। तो वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आइए फटाफट शुरू करते हैं बेटे, 15 से 20 मिनट लगेगी। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को डिस्कस करेंगे कंप्लीट वे में। आ जाइए, फर्स्ट थिंग व्हिच हैपन दैट इज इंसेमिनेशन। पहली चीज क्या होगी इसके बाद इंसेमिनेशन, मींस टू से फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल, मेल गैमेट क्या है, मोटाइल। मतलब फीमेल गैमेट अपनी जगह नहीं छोड़ सकता, मेल गैमेट अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वी हैव टू ट्रांसफर दैट मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। हमने वहां से मेल को निकाला और बाय द प्रोसेस ऑफ क्वाइटस हमने उसको डिपॉजिट कर दिया इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो हमारे पास क्या आ गया, सीमन डिपोजिशन आ गया, दैट इज सीमन डिपोजिशन। अब इस सीमन में क्या क्या चीजें हैं, तो इस सीमन में हमारे पास मैंने आपको बताया था स्पर्म विद अ व्हाइटिश फ्लूइड। एक स्पर्म है और उसके साथ व्हाइटिश फ्लूइड है, जिसको हम कॉम्पैक्टली क्या बोल रहे हैं, सीमन बोल रहे हैं। सभी चीजों को मिला करके क्या बोला गया, सीमन। तो अब इस सीमन में है क्या हमारे पास, देखो इस सीमन के अंदर हमारे पास अगर अमाउंट देखें तो 2 से 5 ml के करीब सीमन डिपॉजिट किया जाता है। इस 2 से 5 ml में लगभग नियर अबाउट कितने, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 2 से 5 ml सीमन डिपॉजिटेड इनटू द ट्रैक्ट एंड दैट सीमन, इसमें कितने हमारे पास 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं। अब ये स्पर्म हमने डिपॉजिट करे बेटे कहां पर, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ट्यूब दैट इज कॉल्ड वेजाइना। हमने उस वेजाइना में इनका डिपोजिशन करा दिया। अब ये मूव करेंगे, जो स्पर्म्स है हमारे मूव करके अप टू द ओवम, ओवम तक जाएंगे। इट मींस इनको मूव करना पड़ेगा, ये चलेंगे। तो ये किस स्पीड से चल रहे हैं, इनकी जो स्पीड है दैट इज 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट, ये इनकी स्पीड है। अब सवाल कीजिए इन्हें कितनी दूरी तय करनी है। वेजाइना में डिपोजिशन हो गया, ओवम तक जाना, तो हाउ मेनी डिस्टेंस, इट इज नियर अबाउट 15 to 18 सेंटीमीटर, 15 से 18 सेंटीमीटर की दूरी इनको तय करनी है। 15 to 80 सेंटीमीटर का क्या तय करना है, डिस्टेंस इनको तय करना है। क्लियर होगी बात। तो 2 से 5 ml हमने सीमन डिपोजिशन करा, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म है। 1 से 4 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से ये स्विम कर रहे हैं। ठीक है, विप लाइक स्विमिंग होती है, इसको कहते हैं विप्लैश मूवमेंट, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल। स्पर्म के पास टेल होती है तो उसके थ्रू वो मूवमेंट करके आगे बढ़ते हैं। कितना डिस्टेंस तय करना है, 15 से 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करना है फ्रॉम वेजाइना अप टू द ओवम, ओवम तक पहुंचने के लिए। आगे आ जाइए, ये तो बात हो गई स्पर्म के डिपोजिशन की। स्पर्म का डिपोजिशन हो गया। अब क्या है, स्पर्म ये हमने डिपॉजिट कहां करा, इन वेजाइना, वो वेजाइना में डिपोजिशन हुआ है। अब उसको पार करना है पूरा सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल जिसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल, और फिर पूरा यूट्रस। अब तब ये पहुंचेगा कहां, फैलोपियन ट्यूब पर। काउंट कितना था, 200 से 300 मिलियन स्पर्म गया था बेटे एक इजैकुलेशन में। इस इजैकुलेशन में जाने के बाद यहां 200 से 300 मिलियन इजैकुलेशन, और यहां से फिर जब हम फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं तो ये काउंट बचता है केवल 100, नियर अबाउट 100 के करीब बचता है। तो इससे स्पर्म की इतनी बड़ी काउंट कहां गई, इतने जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स थे वो मिलियंस की काउंट केवल 100 पर आकर के बच गई। तो बाकी स्पर्म्स हमारे कहां गए, देखो इसमें हमें ध्यान देना है। 3-4 बातें मैं आपको बताता हूं जो स्पर्म के लिए चैलेंजिंग होती हैं जब हम उसका डिपोजिशन करा देते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। उसके बाद वो चलना शुरू करता है, जैसे ही वो चलना शुरू करता है ना तो उसके सामने चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं कि उसे कहां तक पहुंचना है, ओवम तक पहुंचना है, एग तक पहुंचना है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन कराना है हमें। तो अब यहां चैलेंज क्या क्या आ जाएंगे। पहला चैलेंज, ओवरी का नेचर होता है एसिडिक, और एसिड स्पर्म के लिए पॉइजन है। क्लियर हो रही है बात। तो जैसे ही आए वो आकर के चले किसकी तरफ, ओवरी की तरफ, तो स्पर्म पॉइजन है,
स्पर्म्स उनको मोस्टली किल करने का काम करेगा वो पॉइजन एसिड। क्लियर हो रही है बात। दूसरा आ जाओ, इस यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है वो डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की तरफ। मतलब स्पर्म्स, जैसे हम स्पर्म्स को जाना है ऊपर की तरफ, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट कैसा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली बाहर ही जाएंगे, फिर तो जाना ऊपर है, जा रहे हैं नीचे, तो बाहर ही निकल जाएंगे। तो दूसरा ये रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या, इनको जैसे ही एंटर करते हैं ना तो यहां पर एक आती है सर्विकल कैनाल, जिसको हम सर्विक्स के रीजन में जो होती है उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। जो हमारी बच्चे के जन्म देने के समय जो कैनाल आती है जिसको बोला जाता है दैट इज द बर्थ कैनाल, वो सर्वाइकल कैनाल आती है। उसमें होता है थिक म्यूकस, म्यूकस होगा पर वो गाढ़ा होता है, थिक होता है। तो थिक म्यूकस, अगर आपको स्विम करने के लिए बोला जाए तो वाटर में अच्छा स्विम करोगे, पर अगर पूल में से वाटर निकाल के जेली भर दूं तो जेली में स्विम करके थोड़ी जाओगे, क्योंकि वो जेली तो बहुत थिक है, स्विम करने में प्रॉब्लम होगी। तो तीसरा रीजन ये, ठीक हो रही है बात। पहला रीजन क्या था हमारा, एसिडिक नेचर। दूसरा रीजन क्या हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट नीचे की तरफ को है। तीसरा रीजन क्या, कि ये जो सर्वाइकल कैनाल हमें पार करनी है इसमें थिक म्यूकस है। तीन रीजन हो गए। चौथा रीजन क्या है हमारे पास, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए स्पर्म कैसा है, यूट्रस के लिए फीमेल बॉडी में गया तो ये फॉरेन मटेरियल की तरह काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी आती है और आकर के सोचती है कि ये तो कोई बाहर का मटेरियल है, ये हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करता, तो इनको एंगल्फ करना शुरू कर दे, खाना शुरू कर देती है। समझ में आ रही है बात। तो चार रीजन हो गए कि जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स यहां से निकल करके जब यहां तक की ये रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो बचते हैं केवल 100 मिलियन में से। अब आती है बात कि इस समाधान से बचने के लिए इन स्पर्म्स के पास भी कुछ है क्या। तो ध्यान रखना, एक मैंने आपको सिनेरियो बताया था, वो सिनेरियो ध्यान रखना। इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए, 60%, जो नॉर्मल शेप प्लस नॉर्मल फंक्शन के साथ हो, अच्छी शेप हो उनकी और अच्छा ही तरीके से वो फंक्शन करते हो। इस 60% का 40% ऐसे हो जो वाइगर मोटेलिटी शो करते हो। जो क्या शो करते हो, वाइगर मोटेलिटी। वाइगर्स मींस टू से ताकतवर मोटेलिटी, मतलब अग्रेसिव मूवमेंट, कि नहीं भाई हमें जाना ही जाना है, हमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराना ही कराना है, पावरफुल तरीके से जाते हैं। तो 60% तो 100% हमने भेज दिया, उसमें से 60 तो ऐसे होने चाहिए, 60% नॉर्मल शेप और साइज के साथ नॉर्मल फंक्शन करते हो, और उसमें से 40% ऐसे हो जो वाइगरस मोटेलिटी शो करते हो। अगर ये सिनेरियो है तो हम इन बैरियर्स को पार करके स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा देंगे। दैट मींस दैट इज द सिनेरियो विद नॉर्मल फर्टिलिटी प्रोसेस। अगर ये सिनेरियो नहीं है तो नॉर्मल फर्टिलिटी प्रोसेस में प्रॉब्लम आएंगी, एक बात होगी। दूसरी बात, स्पर्म जब आता है तो अपने साथ कुछ चीजें लाता है, जैसे कि व्हाइट फ्लूइड है, स्पर्म में 90% व्हाइट फ्लूइड है, जो 60% सवाइनल वेसिकल ग्लैंड बना करके दे रही है, 30% प्रोस्टेट दे रही है, 10% उसके अंदर स्पर्म्स हैं। तो ये हमारा सीमन का काउंट है। तो सीमन में जो व्हाइट फ्लूइड है, उस व्हाइट फ्लूइड का, इस व्हाइट फ्लूइड का जो नेचर है ना बेटे, वो एल्कलाइन है। कैसा नेचर है, एल्कलाइन, बेस नेचर के साथ, बेसिक नेचर के साथ। इसका कैसा नेचर था, एसिडिक। स्पर्म के साथ जैसा फ्लूइड आया उसके साथ के नेचर कैसा, एल्कलाइन। तो जिन स्पर्म्स के चारों तरफ उन एल्कलाइन मीडियम का अच्छा कंटेन है, क्लियर हो रही है बात, वो स्पर्म इस एसिड को, जो यूट्रस में एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करते चले जाते हैं। उन एसिड का फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि स्पर्म के साथ क्या है, बेस। इस यूट्रस के पास है एसिड, कोई बात नहीं, होने दो, स्पर्म लेकर आया है अपना बेस, तो एसिड बेस रिएक्ट होते हैं, न्यूट्रल होता चला जाता है रास्ता। क्लियर हो रही है बात। तो ये चीज जो उसको हेल्प करती है ट्रेवल करा करके आगे बढ़ने में, एक बात होगी। दूसरी बात, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये एक और केमिकल है जो स्पर्म के साथ आता है। इसका क्या काम है, इस केमिकल का काम है, जो इसका कॉन्ट्रैक्शन नीचे की तरफ था, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, उस कॉन्ट्रैक्शन को वापस ऊपर की तरफ, मतलब रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन करा देगा।
रिवर्स मतलब वापस। अब क्या होगा, हमारे पास स्पर्म नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्पर्म्स को इजी हो जाएगा टू फ्लोट, फ्लोट करके आसानी से वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रीम के अगेंस्ट स्विम करना टफ होता है और स्ट्रीम के साथ स्विम करना आसान होता है, तो दैट इज द सिनेरियो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ केमिकल व्हिच इज सीक्रेटेड बाय, कौन दे रहा है इसको, मेल में जो है सबाइनल वेसिकल ग्लैंड वहां से निकल करके आता है, ये सीमन के साथ इनके साथ चलता है कि आगे जाएंगे तो वहां तुम्हारी मदद करेंगे। क्लियर हो गई बात, दो बातें होगी। तो नेक्स्ट तीसरा जो WBC वाला कंसेप्ट है, तो वो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उसको समाधान करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, वो करता ही करता है काम। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट इसका जो सिक्रीशन है, इसके लिए भी एक हेल्प हो जाती है, थोड़ा सा हेल्प ये हो जाती है कि हार्मोनल बेस पर हम इस थिक म्यूकस को वाटरी म्यूकस में बदल देते हैं, जिससे कि स्विम करने में आसानी हो जाए, निकल करके जाने दिया जाए फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर होगी बात। तो वी हैव दीज थिंग्स विद स्पर्म इन सेमेन, जो इन केस ऑफ मेल्स में जो सीमन आ रहा है, उस सीमन में हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं। ये चीजें हमें क्या कर रही हैं, ये हमें हेल्प करा रही हैं इस यूट्रस के रास्ते को पार करके ले जाने में। ठीक होगी बात। तो दीज आर द बैरियर्स एंड वी हैव द सॉल्यूशंस फॉर देम। उनके लिए हमारे पास ये स्पर्म के पास सॉल्यूशन भी है, बैरियर है तो सॉल्यूशन भी है। अच्छा आगे निकल गए, स्पर्म इस कैनाल से निकला, निकल करके यहां पहुंच गया। क्लियर हो रही है बात। आगे निकल करके कहां गया हमारे पास, ये हमारी जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, यहां पहुंच गया बेटे फैलोपियन ट्यूब के पास। अभी क्या है देखो, इधर सिनेरियो ध्यान दो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बेटे इधर, क्योंकि दूसरी फैलोपियन ट्यूब बना करके समझते हैं हम। ये रफ कर दिया गया, आ जाओ आगे। अब क्या है, ये हमने पूरा वेजाइना बना लिया, यूट्रस और पूरा ट्रैकिया, हमारा सिस्टम पूरा हो गया। ये इनसे पार करके कहां पहुंच गए, अब इन्होंने यूट्रस को पार कर लिया। एक और चीज बेटे, एक क्वेश्चन है जनरल सा, सोचना कि स्पर्म के लिए ओवम तक पहुंचने के लिए इतने बैरियर क्यों लगाए गए। उसको एसिड से भी बचना, उसको WBC से बचना, उसका कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का नीचे की तरफ को, सर्वाइकल कैनाल में थिक म्यूकस भर रखा है, तो वाई हमने इतने बैरियर्स क्यों लगाए हैं, रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण है, जरा सोच करके देखना। अगर बैरियर्स होंगे तो कौन आगे बढ़ेगा। मान लीजिए अगर हमारे पास बैरियर है तो कौन आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट वन। क्लियर हो रही है बात। बैरियर होने के बाद केवल आगे वो बढ़ सकता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक दूसरी तरीके से अगर हम सोचें तो ये एक ऐसा भी तरीका है जिससे कि हम ओवम तक केवल उन्हीं स्पर्म्स को पहुंचने दें जो पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो सरवाइव करने में फिट है, अमंग द फिटेस्ट, सब में फिट है, वही निकल करके हमारा फर्टिलाइजेशन कराएं। अगर इन केस मान लीजिए हम ये बैरियर ना लगाएं, ये बैरियर कोई भी नहीं है, बैरियर नहीं है, तो सारे के सारे स्पर्म मूव करेंगे। तो जो वाइगर है, जो जिसके पास कैपेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन कराने की, वो भी चल रहा है, उसके साथ जो नॉन स्ट्रक्चर जिसकी खराब है, जिसकी शेप खराब है, जो फंक्शनल प्रॉपर नहीं है, वो भी चल रहा है उसी के साथ, कोई बैरियर तो है ही नहीं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और इन केस अगर हमने डिफेक्टेड स्पर्म का फ्यूजन ओवम से करा लिया तो फ्यूचर क्या होगा। क्लियर हो रही है बात। तो दैट इज द थिंग, ये एक और तरीका है सोचने का कि हमने इतने बैरियर्स इस यूट्रस ने बना करके दे रखे हैं जिससे कि पार करके केवल वही आए जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन हो, और कोई पार करके नहीं आएगा। ये नेचर की दी हुई चीज है। क्लियर हो रही है बात। अब आगे आ जाओ। आगे हमारे पास क्या है, स्पर्म्स यहां पहुंच गए, आधे स्पर्म इधर जाएं, आधे स्पर्म इधर जाएं। किधर जाएं, ओवरी, हमारे पास एक फैलोपियन ट्यूब तो दोनों तरफ है, एक फैलोपियन ट्यूब इधर है, एक फैलोपियन ट्यूब इधर है। ये अब ये इधर जाएं कि इधर जाएं। अब आप कहोगे कि जी एक इधर है, इधर जाएं। स्पर्म को किसने बताया है इधर है। स्पर्म की आंख थोड़ी है कि वो देखता हुआ थोड़ी जा रहा है भाई, इसके आंख नहीं है, ये देखता हुआ नहीं जा रहा कि भैया इधर इस एक दिख गया है, मुझे वो उधर चलो। तो फिर ये कैसे पता करे, ये हो सकता है कि दूसरी ट्यूब में चला जाए जहां एक ही नहीं है।
तो इसके लिए बेटे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, दो चीजें होती हैं, एक होती है कीमोटैक्सिस और एक होती है थर्मोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मींस टू से द क्यूमुलस सेल्स ऑफ दिस एग, इसकी जो सेल्स है ना एक केमिकल रिलीज करती हैं, क्लियर हो रही है बात? उस केमिकल की वजह से इस पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब में एक स्मेल क्रिएट हो जाती है। दैट स्मेल मेक्स सेंस, किसके लिए बना दिया उन्होंने? स्पर्म के लिए, कि ये सेंस सेंसिटिव है, हमारे स्पर्म से सेंसिटिव है, तो ये सेंस कर लेते हैं और उसी केमिकल की तरफ मूव करते हैं विच इज सिक्रेटेड बाय द एग, दैट इज द कीमोटैक्सिस। एक और तरीका है दैट इज थर्मोटैक्सिस, हीट। ध्यान रखना फैलोपियन ट्यूब में, जिस भी फैलोपियन ट्यूब में एग होगा, अगर इधर है तो इसमें, इधर है तो इसमें, जिस भी फैलोपियन ट्यूब में एग होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर वन। दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इस टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से भी स्पर्म फ्लो करते हैं। ये एक और सेंसिटिव पार्ट मिल गया, इस टेम्परेचर ज्यादा है, उनको महसूस हो जाता है कि इधर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, इट मींस इधर की तरफ हमारा ओवम है, इधर की तरफ हमारा एग है, जिस जहां पर जाकर के हमें फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है या करते हैं। क्लियर होगी बात? तो इधर से निकलेगा, ये दो मैंने आपको बताए। एक और चीज, स्पर्म की नेचर होती है एंटी वाटर में रन करना। ये जो फैलोपियन ट्यूब की जो सेल्स है ना, ये वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जो कि वाटर चलता है इधर की तरफ को, यूट्रस की तरफ को, स्पर्म आ रहे हैं उल्टा, तो स्पर्म को ये दिख जाता है कि ये वाटर जो आ रहा है ये किस तरफ से आ रहा है, तो इस वाटर की स्ट्रीम के अगेंस्ट, वाटर स्ट्रीम के अगेंस्ट रन करना, ये भी एक स्पर्म की प्रॉपर्टी है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हेल्प करती हैं स्पर्म को ये बताने में कि हमें कौन सी फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाना है। इसके बावजूद भी ध्यान रखना, ये मत कहना कि सर आपने कहा ये तीन चीजें तो सारे के सारे स्पर्म निकल के इधर चले जाएंगे, नहीं, इसके बावजूद भी चांसेस है जो इस टेस्ट में फेल हो गया वो टेस्ट में फेल होने वाले में भी हो सकता है कि फिर इधर भी चले जाएं, वो इधर भी जा सकते हैं और जाते भी हैं, ऐसा भी होता है कि जाते भी हैं। क्लियर हो रही है बात? तो these are the things which help sperm to move towards the egg और ovum, उसकी तरफ ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये यहां से निकल गया, बात हो गई आगे की हमारी, ये पहुंच गया, पहुंचने पर क्या हो, सपोज करें ये स्पर्म इसकी कांटेक्ट में आ गया, एग की कांटेक्ट में आ गया, अब एग के पास है लेयर, स्पर्म ने कहा कि भैया ये तो आते ही हम कांटेक्ट में आए, आते ही हमें लेयर्स मिल गई, स्पर्म को करनी है एंट्री अंदर, बीच में आ गई लेयर। कौन कौन सी लेयर? एग के सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर उसके अंदर ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वेटालाइन मेम्ब्रेन, और बीच में एक ये पेरीवेटालाइन स्पेस, अंदर है डीएनए, सबसे अंदर डीएनए, और इसी डीएनए के साथ न्यूक्लियाई फ्यूजन कराना है हमें, तभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब देख लेयर्स आ गई, तो इन लेयर्स को कैसे हटाया जाए? तो लेयर्स के हटाने का मैकेनिज्म चलता है, स्पर्म का जो हेड पार्ट है उसके टॉप पर एक चीज है दैट इज एक्रोसोम। इसके टॉप पर क्या है हमारे पास? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम में भरे हुए हैं बेटे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या भरे हुए हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है? इनको देखते हैं, दो तीन एंजाइम है, दो तीन लेयर है सामने, उनको तोड़ देंगे और स्पर्म की एंट्री अंदर करा देंगे। एक चीज और ध्यान रखना बेटे, जैसे ही स्पर्म इस ओवम के कांटेक्ट में आता है, हमने oogenesis के केस में पढ़ा था कि मियोसिस फर्स्ट तो हो गया था, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनी थी, वो बन करके निकल करके हमारी कहां चली गई थी? फैलोपियन ट्यूब में चली गई थी। सेकेंड मियोसिस नहीं हुआ था। That second meiosis starts when sperm triggered that ovum. जैसे ही स्पर्म इस ओवम के पास आएगा, देन तुरंत ही हमारे पास अगला प्रोसेस होगा जो कि है हमारा oogenesis का स्टेप। वो इसकी बात नहीं है, oogenesis का सेकंड स्टेप है मियोसिस सेकंड करना। मियोसिस सेकंड करके हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। तो इसका मतलब मैं इसी डायग्राम को बनाए रखते हैं बेटे, केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं अलग निकाल करके कि हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी आ गई। ये पोलर बॉडी कहां जाए? तो एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज अपोप्टोसिस, मतलब हम इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे, हम इसको क्या कर जाएंगे? डाइजेस्ट कर जाएंगे कंप्लीट वे में।
डाइजेस्ट क्या, जो हमारी WBCs है फैलोपियन ट्यूब की, वो आएंगे और उनको खा पी करके चट कर देंगे, एंगल्फ कर जाएंगी। तो ये फिर हट जाता है, इसका फिर भी कोई रोल नहीं है। तो मैंने फिर भी तुम्हें ये बता दिया, दैट इज द अपोप्टोसिस के थ्रू सेकंड पोलर न्यूक्लियाई हमारा हटा दिया जाता है रास्ते में से। आ जाओ वापस, ट्रिगर हो गया, पहली लेयर आ गई। पहला एंजाइम एक्रोसोम ने निकाल करके दिया, कौन सा है, ल्यूरोनाइडेज। फर्स्ट एंजाइम है ल्यूरोनाइडेज। ये क्या डिसॉल्व करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, ये डाइजेस्ट करता है हेल्यूरोनिक एसिड को। किसको कर दिया इसने, हेल्यूरोनिक एसिड। आ जाओ इधर, ये जो दिख रही है कोरोना रेडिएटा की सेल, इनके बीच में ना बेटे एक एसिड भरा हुआ है जो सीमेंट की तरह काम करता है और इन सेल्स को जोड़ करके रखता है आपस में। समझ रहे हो, जैसे कि ये मैं बना रहा हूं तो ये बीच बीच में भरा हुआ है, ये बाकी सेल्स हैं और बीच बीच में ये भरा हुआ है, तो ये हेल्यूरोनिक एसिड भरा हुआ है। इस हेल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर देता है दैट हेल्यूरोनाइडेज। आया, डाइजेस्ट कर दिया, ये सारा का सारा टूट गया, टूट करके ये लेयर सारी जो थी हमारी खत्म हो गई। अब ये कहां पहुंचा, अगली लेयर पर, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। अगली लेयर हमारे पास फिर दूसरा एंजाइम है हमारे पास, दैट इज सेकंड एंजाइम क्या है हमारे पास, जोना लाइसिन, और वी कैन से एक्रोसिन। जोना लाइसिन और क्या बोल सकते हैं, एक्रोसिन। ये आएगा और आकर के इसे डिसॉल्व कर जाएगा। ये हट नहीं रहा बेटे, ये दूसरे मार्कर से बनाया था, परमानेंट वाला टाइप का मार्कर था, ये उससे बनाया, ये हट नहीं रहा, तो इसे समझ लेना कि ये हट गया। समझ गए, तो ये हट गया यहां से। अब हटते ही क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, स्पर्म को यहां से हटा देते हैं और यहां एंट्री दिलवा देते हैं। ये एंट्री यहां आ गई, क्लियर हो रही है बात, एंट्री यहां आ गई। अब हमारे पास, इसी के पास हमारा जेनेटिक मटेरियल जो स्पर्म लेकर के आया वो इसी के पास है। अभी हमारे पास क्या आ गई, वेटालाइन मेम्ब्रेन, तीसरी मेम्ब्रेन और आगे, दो मेम्ब्रेन हटा ली हमने, तीसरी मेम्ब्रेन आ गई वेटालाइन मेम्ब्रेन, जो जोना पेलोसिडा के ठीक नीचे होती है, पेरीवेटालाइन स्पेस के अंदर नीचे जो है, उसको भी हटाना है। तो अब हटाएंगे नहीं, क्लियर हो रही है बात। अब होता है की एंड लॉक सिस्टम, मतलब चाबी और ताला वाला सिस्टम है। प्रोटीन का रिएक्शन होता है, दैट इज द रिएक्शन बाय विच दीज टू लेयर्स डिसॉल्व विद ईच अदर। एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें कौन कौन सी दो लेयर, एक तो ये स्पर्म की लेयर और एक ये लेयर, ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगी, एक दूसरे में घुल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बात, फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज होते क्या होगा, ये फ्यूज हो गई, लेयर खुल गई, ये हमारा यहां से निकला जेनेटिक मटेरियल और कहां पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। अब क्या करें, अब ये जो जेनेटिक हमारा स्पर्म था, बाकी सारा पार्ट इसका हमें चाहिए नहीं, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, बाकी चीजें बंद करो। कॉर्टिकल रिएक्शन होता है जिससे में ये दोबारा बन जाएंगी लेयर्स, और एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा ही हमारा एग जो था वो बना रहा, जस्ट वन चेंज की पहले ये केवल एक हैप्लॉइड सेट के साथ था, अब दूसरा हैप्लॉइड सेट मेल ने दे दिया इसको, तो ये 2n नेचर पर आ गया। अब ये होगा क्या, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे और एक जेनेटिक मटेरियल बना देंगे जिसका नेचर कैसा होगा, अब डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल ये कैसा है, 2n नेचर का, मतलब डिप्लॉयड। और अब इस डिप्लॉयड को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज जायगोट, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। वो मैं बता रहा था बेटे, जोना पेलोसिडा वाली ध्यान रखना, वो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है जिससे कि जोना पेलोसिडा को सीमेंट की तरह ब्लॉक करके रखा जाता है, जिससे एक स्पर्म की एंट्री हो जाए, बाकी स्पर्म्स की एंट्री ना हो। क्लियर हो रही है बात, दैट कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आते रहते हैं अंदर से, वो जोना पेलोसिडा को लॉक रखते हैं, जिससे कि जो एक एंट्री हुई है वही एंट्री होगी, बाकी एंट्री ना हो। क्लियर होगी बात, तो एंट्री हो गई। अभी हमारे पास क्या बन गया, जायगोट। तो इंसेमिनेशन हमने देख लिया, फर्टिलाइजेशन देख लिया, लास्ट वन इज इम्प्लांटेशन। अब इस जायगोट का क्या हो, 2 मिनट रुक जाओ, इम्प्लांटेशन और करके दिखा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। ये भी हटा देता हूं बेटे मैं। अब देखो होगा क्या, एक सिंगल सेल डिवाइड होती है, कितनी सेल, 2,
2 से फिर 4, 4 से फिर 8, तो ये हमारे पास पहले कितनी आई 2, 2 से कितनी हो गई 4, 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल की स्टेज आ गई, दैट स्टेज इज नोन एज मोरूला। स्टेज का नाम क्या दिया हमने मोरूला। क्लियर हो रही है बात। एक सेल थी सिंगल सेल जाएगा और डिवाइड हुई 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से फिर 16 सेल, 8 से लेकर के 16 सेल तक की स्टेज को तो क्या बोलते हैं मोरूला। और जो इनकी अंदर सेल्स हैं उन सेल्स को हमने क्या नाम दे दिया, दो सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर। दो सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर। डिवीजन कौन सा हो रहा है, ध्यान रखना माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस नहीं माइटोसिस, इक्वेशनल सेल डिवीजन। आगे आ जाओ, 8 16, 16 के बाद फिर 32, 32 के बाद फिर 64, 64 सेल की स्टेज पर पहुंच करके एक और स्ट्रक्चर बनती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया हमने, दैट स्ट्रक्चर इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हुआ कुछ नहीं, स्ट्रक्चर थोड़ी इससे बड़ी हो गई, ये तो मलबरी बॉल जैसी छोटी सी स्ट्रक्चर थी, ये वाली ब्लास्टोसिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो गई और हमने सेल्स का अरेंजमेंट कर लिया है, और कुछ नहीं हुआ। क्या देखो, चारों तरफ सेल्स आ गई, दीज आउटर वंस आर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ये आउटर लेयर में जो सेल्स बन गई है हमने क्या नाम दे दिया, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ हमारे पास एक ये सेल मास आ गया, दैट इज द इनर सेल मास। इनर सेल मास। और एक एक कैविटी बन गई, दैट इज द ब्लास्टोसील। इसमें भरा होता है फ्लूइड विच इज यूटेराइन मिल्क, ये आगे जाएगा तो बड़ा हेल्प करेगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अब कुछ नहीं होना, ये स्ट्रक्चर वो स्टेज पर पहुंच गई है, कितनी सेल 64 भी हो सकती है और 128, जैसे हमने ये डबल कर रखी है 8 और 16 से, तो ऐसे ही 64 128 की स्टेज ब्लास्टोसिस्ट कराएगी। इस ब्लास्टोसिस्ट को अब क्या हम बाहर निकाल दें, बाहर निकालते कैसे, नहीं बाहर निकाल दोगे तो ये सारा प्रोसेस करा उसका फायदा क्या। तो इसे क्या करा लो भैया, इसे इम्प्लांट करा दो। मींस टू से यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें इसको धसा दो, कंप्लीटली एम्बेडेड करा दो, जिससे कि नीचे बाहर निकलने का कोई सीन ही ना बचे। तो होता क्या है, ये आती है और इस यूट्रस की लेयर में, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं बेटा इसका टाइप, that is the uterus layer। और ये आकर के मैंने इसको बेटा थोड़ा बड़ा कर दिया इस टाइम, ये आई स्ट्रक्चर और आकर के इसमें कंप्लीटली एम्बेडेड हो गई, ये रही। और चारों तरफ से किसने कवर कर लिया इसको, चारों तरफ से कवर कर लिया इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम, उसके बाहर मायोमेट्रियम और उसके बाद पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर। और ये आकर के सेट हो गया कहां हमारा, इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में। ये वाली अंदर वाली लेयर कौन सी है हमारी, एंडोमेट्रियम में आकर के ये कंप्लीटली एम्बेड हो गया। फिर क्या होगा जी, अब इसके बाद बेटे एम्ब्रियोजेनेसिस, मींस टू से इसकी आगे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, दैट इज द प्रेगनेंसी, जो 9 महीने तक फिर आगे रहेगी, वो फिर आगे इसी यूट्रस में रहेगी। तो आगे फिर इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस शुरू हो जाएंगी, दैट इज द इम्प्लांटेशन। कोई दिक्कत, तो इंसेमिनेशन जिसमें हमने स्पर्म का डिपोजिशन कराया और उसको फिर स्पर्म की अप्रोच देखी, कितना स्पर्म आता है, कैसे आता है, फिर वो ट्यूब से रन करके, यूट्रस से रन करके ओवम तक कैसे पहुंचता है, ओवम में फिर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, देन प्रोसेस के बाद फिर ये डिवीजन होकर के जो स्टेज ये एम्बेडेड हुआ, दैट इज द इम्प्लांटेशन। दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी स्टार्ट द जर्नी ऑफ किसकी, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। हमें फिर आगे 9 महीने का एम्ब्रियोजेनेसिस की जर्नी स्टार्ट करनी है। क्लियर हो गई बात बेटे, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। कोई बात बेटे समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताएं। और हाँ, एक काम कर लेना, क्या, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और बताना कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना बेटे, जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाऊं।
और अच्छा लगा हो, अगर वीडियो सेशन समझ में आया हो, बात सही अच्छी लगी हो, टॉपिक क्लियर समझ में आ गया हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, तो बेटे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर, तब तक अगले वीडियो में जो इसके नेक्स्ट प्रोसेस होगा दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।